हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 की टेस्ट सीरीज में। 2 टेस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरे टेस्ट के लिए हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अभी 51 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में कौन सी एक समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी की समिति किससे संबंधित है? चुनाव सुधार से। ठीक है। और एलएम सिंघवी समिति ये पंचायती राज से है। तो ये कब बनी थी? 1986 में। सादिक अली की बात करें तो ये कब बनी थी? 1964 में। अशोक मेहता समिति की बात करें तो ये कब बनी थी? 1977 में। अगर पंचायती राज कार्यक्रम की बात करें तो ये किसने बनाई थी? बी आर मेहता जी ने शुरुआत की थी 1957 में। इन्होंने त्रिस्तरीय की बात करी थी, त्रिस्तरीय। और अशोक की मेहता की बात करें तो अशोक मेहता ने 2 स्तरीय की बात करी थी। और एलएम सिंघवी जी की बात करें तो इन्होंने संवैधानिक दर्जा की बात की थी। तो शुरुआत में इन्होंने ही प्रस्ताव रखा था कि संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए पंचायती राज को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल निरोधक अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? ये हुआ था 15 फरवरी 1985 को। और ये कौन से संविधान संशोधन में हुआ था? 52वां संविधान संशोधन 1985 में। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात ये अधिनियमित हो गया था। इसके द्वारा भारत में 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची जोड़कर क्या कर दिया गया था? दल बदल को रोकने का प्रावधान कर दिया गया था। अगर क्वेश्चन आए कि 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है तो ये दल बदल निरोधक अधिनियम से है। और कब पारित हुआ था? 15 फरवरी 1985 को। और इसमें बाद में एक अमेंडमेंट भी हुआ था 91 और संविधान संशोधन 2003। इसमें माना गया था यदि किसी दल के 2/3 सदस्य, ठीक है, अपने दल को छोड़कर किसी और दल में चले जाते हैं तो उसे दल बदल विरोधी नहीं माना जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण दिया। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। बिल्कुल ठीक। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। बिल्कुल ठीक है। इसीलिए उच्चतम विधायी संस्था है, इसलिए उसको 368 के तहत संविधान संशोधन करने का भी अधिकार है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ए आर क्या है? इसकी व्याख्या करता है कथन की। क्योंकि संसद क्या है? संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांत में सम्मिलित है। ये वयस्क मताधिकार पर होंगे। बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। बिल्कुल ठीक है। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचन सूची बनाने का कोई स्थान नहीं होगा। ये भी ठीक है। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सभी कथन सत्य हैं। अगर वयस्क मताधिकार की बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 2326 में दिया हुआ है कि लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और बाकी इनकी बात करें तो यह आर्टिकल नंबर 325 में है। इसमें दे रखा कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, इनके लिए साधारण निर्वाचन सूची होगी। ठीक। और धर्म, केवल धर्म, जाति, लिंग आदि के निर्वाचक सूची बनाने का कोई स्थान नहीं होगा। ठीक है। तो सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे के अंतर्गत देश के किस भाग क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हैदराबाद और कर्नाटक। ये कब हुआ था? 98वां संविधान संशोधन 2012 में। अभी सारे स्पेसिफिक क्षेत्र वाले देख लेते हैं। स्पेसिफिक वाले देखते हैं जो 371 में है। अगर 371 की बात करेंगे तो इसमें महाराष्ट्र और गुजरात है। ठीक है। 370 की बात करेंगे, इसमें नागालैंड है। 371 की बात करेंगे तो इसमें असम। ठीक है। और 370
1C की बात करेंगे तो इसमें मणिपुर, और 371D की बात करेंगे तो इसमें आंध्र प्रदेश। इसमें डी और ई दोनों हैं। यहाँ तक याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, जैसे इसमें गुड मॉर्निंग कर सकते हो, जी से गुजरात, एम से महाराष्ट्र, और नामा, गुड मॉर्निंग नामा, नागालैंड, असम, मणिपुर और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ABCD। नेक्स्ट देखते हैं 371 ई हो गया था जी। एफ की बात करेंगे तो सिक्किम, और 371 जी की बात करेंगे तो मिजोरम, 371 एच की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 371 आई की बात करेंगे तो गोवा, और जे की बात करेंगे तो कर्नाटक। ठीक है, जो ऑप्शन में था। ठीक है, तो हमने याद कर ली थी पहली वाली ट्रिक, गुड मॉर्निंग नामा। ठीक है, ई तक। और अगली देखने के लिए मैं ये बनाइए स्मैग। ठीक है, गुड मॉर्निंग नामा स्मैग के, तो ऐसे सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है। ठीक है, अगर पिछड़ा जाति आयोग की बात करें तो ये भी संवैधानिक है, और ये कौन सा आर्टिकल में आता, 338B में। और वित्त आयोग की बात करें तो ये वित्त आयोग किस में है, वित्त आयोग है 280 में। ठीक है, ये भी संवैधानिक है, ये भी संवैधानिक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ये संवैधानिक नहीं है, ये संविधानितर है। ये कब बना था, 1992 में। और अगर निर्वाचन आयोग की बात करें तो ये निर्वाचन आयोग भी संवैधानिक है, आर्टिकल 324 में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि भिन्न बाकी संवैधानिक है और ये संविधानितर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य कथानुसार देखा, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग बिल्कुल संवैधानिक निकाय है, क्योंकि ये आर्टिकल कौन से में आता है, 243 आई में। और ये कब बना था, 73वें संविधान संशोधन में। और संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्त सहायता देने के लिए संतुति नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, ये संतुति कर सकता है। ठीक है, तो आर गलत हो जाएगा, ए सही है, आर गलत, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि ये किस में दे रखा संघीय वित्त वाला, ये 280, क्योंकि वित्त आयोग किस में है, 280 में। और 280 के ये किसकी बात करें तो 280 के थर्ड में, बी पार्ट में दे रखा है कि संघीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों की पंचायतों को संसाधन उपलब्ध कराने हेतु संतुति कर सकता है। ठीक है, इसलिए यार गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग में सुरक्षा से निम्नलिखित खतरा हो। क्या हो, युद्ध के कारण बिल्कुल किया जा सकता है, विदेशी आक्रमण के कारण ये भी किया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह के कारण ये भी किया जा सकता है, आंतरिक उपद्रव्य के कारण पहले किया जाता था लेकिन 44वां संविधान संशोधन में इसे हटा दिया गया था। तो 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर है, इसका मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना करता है। आर्थिक संबंधों की विवेचना करते हैं आर्टिकल 268 से 281 के अंतर्गत। इसकी बात करें तो ये कौन से भाग में है, भाग 12 में। क्योंकि आर्थिक संबंधों की विवेचना कहाँ होती है, भाग 12 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं है, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं, यही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 143 में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। तो ये ए ऑप्शन इज द गलत है। बाकी उच्च न्यायालय के देख लेते हैं कौन कौन से प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बिल्कुल है, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार भी है, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 61 कथनों पर विचार करना है कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 217 के 1 में क्या दे रखा है के अनुसार हाई कोर्ट के जस्टिस की नियुक्ति कौन करेगा, ये प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ये विधानमंडल का हिस्सा नहीं है।
हाँ जी, ये विधानमंडल का लेकिन हिस्सा होता है राज्यपाल, क्योंकि 168 आर्टिकल नंबर 168 के 1 में दे रखा है कि ये विधानमंडल का हिस्सा है। अगर ये देखते हैं, उन्हें विधान परिषद, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया दूसरा, उन्हें विधान परिषद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। बिल्कुल, राज्यपाल को विधान परिषद के 1/6 भाग, 1/6 सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार है। वो किस चीज़ में मनोनीत करता है? साहित्य, कला, आर्ट में, सहकारिता और सामाजिक सेवा में करता है, और विज्ञान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है। उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं होती। ये न्यायिक शक्ति होती है क्योंकि आर्टिकल नंबर 161 में राज्यपाल को क्षमा करने का अधिकार भी है कि क्षमा आदि के कुछ मामलों में, जैसे दंडादेश हो गया, निलंबन हो गया, परिहार हो गया, निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो ये किसमें है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा, क्योंकि इसमें दिया गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में ये उपबंध है। और इसमें क्या है, उल्लेखनीय है कि जब तक संसद, ठीक है, किसकी बात हो रही है, तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे, तब तक क्या होगा, उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सभी कार्यवाही कब किस में होंगी? अंग्रेजी में। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना कि आर्टिकल 348 है, और संसद ही जब तक अधिनियम नहीं बनाएगी जब तक ये अंग्रेजी भाषा में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, समान फोकस दूरी वाले, ठीक है, दोनों की एफ समान है कि 2 लेंस जिसमें एक उत्तल और अवतल लेंस है। ठीक है, एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है। ठीक, एक दूसरे को सटा कर रख दिया जाए, मतलब इस तरीके से, तो क्या होगा कि उसमें युग्म कैसा व्यवहार करेगा? ये तो कांच के समतल चादर की भांति कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि हृदय अपसर्व्य आवृत्ति पर कंपन करता है। बिल्कुल ठीक है। ध्वनि की गति गैस में द्रव ठोस की तुलना में अधिक होती है। नहीं, ध्वनि की गति किसमें ज़्यादा होती है? ठोस में, तो ये गलत हो जाएगा। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। बिल्कुल ठीक है। प्रसर्व्य ध्वनि 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये भी ठीक है। मतलब 1, 3, 4 सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये उपकरण और मापन दी गई राशि। एमीटर तो धारा से रिलेटेड है। 1 का तीसरा, मतलब ये ऑप्शन मिल गया। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता, ठीक है। स्प्रिंग तुरा क्या करेगा? भार को मेजर करेगा। बैरोमीटर दाब को करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि जैसे जल है, जल में कोई कारक दिया, मतलब हमने मतलब गैस सिलेंडर में रख दिया जल, उसे वाष्प बना दी, वाष्प और कारक छोड़ दिया जाए तो वापस भाप से पानी बन सकता है। तो ये क्या है? जल का वाष्प परिवर्तन, मतलब पहले वो क्रिया करके दोबारा उस कारक को हटाने के बाद वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है, तो इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूले की बात करें तो CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं की बात करिए तो एल्यूमिनियम का बॉक्साइड होता है, बिल्कुल सही है। कॉपर का नहीं, सिनेवार नहीं होता, सिनेवार इसका होता है Hg का होता है, तो कॉपर का क्यूपराइट होता है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जिंक का कैलेमाइन होता है, आयरन का हेमेटाइट होता है। ठीक है, 69 क्वेश्चन देखते हैं कि वर्मी कल्चर प्रयुक्त वर्म का अर्थ क्या? ये अर्थवर्म से रिलेटेड है, केंचुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में कथनों कारण देखते हैं कि साधारणतः ये देखा गया है कि लोहे की वस्तुओं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, जिसे जंग कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जंग अर्थात भूरी पाउडर पदार्थ टैनिन जमा होने से बनता है। नहीं, टैनिन जमा होने से कोई इसका रिलेशन नहीं है, क्योंकि ऑक्साइड होने के
ऑक्सीकरण के कारण बनता है, तो इसका ऑप्शन मतलब ए सही है, आर गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, मरुस्थलीय पौधे के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और मृदा का उच्च तापमान जड़ के विकास को प्रोत्साहित करता है, नहीं, ये गलत है। कि अगर मरुस्थलीय पौधे की बात करें तो मरुस्थलीय पौधे के तने क्या होते हैं, तने छोटे होते हैं, रूपांतरित, कभी कभी भूमिगत भी हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें जड़ तंत्र मृदा के जल की खोज में, यहाँ क्या दे रखा, उच्च तापमान की जड़ विकास में, नहीं, जड़ विकास में नहीं, जल की खोज में लंबे हो जाते हैं, तो आर इसका गलत हो गया, ए सही है। तो इसका ऑप्शन होगा ए सही, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, रेटिनोल, ये विटामिन दे रखे हैं, हीनता रोग दे रखा है। रेटिनोल, रेटिनोल से क्या होता है, नेत्र सूखकर लाल हो जाती है। रेटिनोल मतलब विटामिन ए है, तो विटामिन ए नेत्र सूखकर लाल, मतलब यह आंखों से रिलेटेड है। टैकोफेरोल, टैकोफेरोल किससे रिलेटेड है? बंदसा से। और साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन कितनी है? घातक रक्त अल्पता से। और पायरोडॉक्सिन मानसिक व्याधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर टैकोफेरोल, रेटिनोल तो विटामिन ए हो गया। अगर टैकोफेरोल की बात करें तो विटामिन ई होता है। ठीक है, ई होता है, इसलिए ये बंदसा से रिलेटेड था, क्योंकि इसमें क्या है, जननांग तथा मांसपेशियाँ कमजोरी हो जाती हैं, और क्या होता है इसमें, जनन क्षमता की कमी हो जाती है, सही बंदता बोलते हैं जनन क्षमता को। और साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन की बात करें तो ये क्या है, ये B12 है। ठीक, इससे घातक अपरूपता। और पायरोडक्सिन ये B6। ठीक है, ये पायरोडक्सिन से मतलब B6 से क्या होता है, ये जैसे कोई स्वप्न देखा है वो भी भूल जाते हैं, वो भी विटामिन B6 की कमी से घूमते हैं, मतलब मानसिक से रिलेटेड है, तो मानसिक व्याधि पायरोडक्सिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, एक सही नहीं है, मतलब सही सुमेलित नहीं है। नहीं की बात करा तो क्लोरोफिल, ये तो मैग्नीशियम में होता है, बिल्कुल ठीक है ये। और हीमोग्लोबिन किसमें होता है? आयरन में होता है। खाने का नमक सोडियम बिल्कुल होता है। और ये क्या होता है, कपड़े धोने का सोडा, नहीं, ये पोटेशियम नहीं होता। ये क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नंबर 75, मस्तिष्क, मतलब ये विचार करने मानव मस्तिष्क के बारे में। तो मानव मस्तिष्क मतलब मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल ठीक है। ये शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी है, ये भी ठीक है, क्योंकि मस्तिष्क क्या है, ये सोचने, हृदय गति को नियंत्रित करने और शरीर के संतुलन, मतलब शरीर का संतुलन करने के लिए उत्तरदायी है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा है इन्होंने, तृतीयक प्रतिजन डीपीटी का टीका किसके लिए लगता है? तो ये किसके लिए लगता है? डिप्थीरिया, डीपीटी, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। तो देख लो किसमें ऑप्शन में, टिटनेस है, काली खांसी है, रोहिणी, रोहिणी को डिप्थीरिया भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये तीनों रोग की बात करें तो ये क्या है, ये बैक्टीरिया मतलब जीवाणु जन्य रोग हैं तीनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निद्रा रोग, निद्रा रोग नामक बीमारी किससे होती है? ये होती है ट्रिपनोसोमा नामक एक कोषीय जीव से। ठीक है, और इसकी वाहक की बात करें तो इसका जहाँ वाहक कौन है, इसका वाहक है सीसी मक्खी। ये लास्ट ईयर पीसीएस में भी आया था कि निद्रा रोग मतलब मक्खी के नाम से आया था कि ये इससे कौन सा रोग होता है, इससे निद्रा रोग होता है। और ऐसा प्रभावित की बात करें तो क्या प्रभावित करता है, ये तंत्रिका तंत्र को। इसमें क्या है, रोगी को नींद नहीं आती और बुखार बना रहता है। ठीक, बुखार बना रहता है और नींद नहीं आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1 मिनट रोक देख लेते हैं। और इसमें क्या पूछा है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अगर अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो कहाँ है, बिल्कुल इनका जन्म पटियाली एटा में हुआ था। कब हुआ था? 1253 ईस्वी में।
ठीक है। अगर मिर्ज़ा गालिब की बात करें तो मिर्ज़ा गालिब कहाँ हैं? इनका जन्म हुआ था आगरा में। ये क्या थे? गालिब उर्दू एवं फारसी भाषा के महान शायर थे। ठीक है। जोश की बात करें, जोश क्या है? मलियाबाद के उर्दू के प्रख्यात शायर हैं। इनका मूल नाम क्या था? इनका नाम था शब्बीर हसन खान, और इनका नाम जन्म यहीं हुआ था। और राम प्रसाद बिस्मिल, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था शाहजहाँपुर में। ठीक है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका जिनकी हैं वे क्या हैं? भरतहरि, इससे संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कूट की सहायता से बताना कि उत्तर प्रदेश का नाम कब कब चेंज हुआ था। अगर उत्तरी पश्चिम की बात करें तो उत्तरी पश्चिम कब हुआ था? 1836 में। ठीक है। और उसके बाद हुआ था 1877 में आगरा अवध का संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत की बात करें तो ये कब हुआ था? 1937 में। उत्तर प्रदेश कब हुआ था? 1950 में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। और 1950 जो यूपी में हुआ था, ये कब हुआ था? 24 जनवरी। और 24 जनवरी को यूपी दिवस भी मनाया जाता है। ऐसी यूपी की राजधानी की बात करें तो राजधानी भी इन्होंने 1836, जब इसका उत्तरी पश्चिम नाम था तो इसकी राजधानी थी आगरा। और 1858 से क्या हो गई थी? इलाहाबाद। ठीक है। 1921 से क्या हो गई थी? लखनऊ आंशिक रूप से हुई थी। और 1935 से लखनऊ पूर्णतः हुई थी। ठीक है। ये ध्यान रखना यूपी के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम में किस एक में नगर निगम नहीं है? मतलब नगरों में कौन सा नगर निगम नहीं है? अलीगढ़ है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है, बस्ती नहीं है। मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल कितने नगर निगम हैं? इसमें 17 हैं। ऐसे ही बता देता हूँ। आगरा है, अलीगढ़ है, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, शाहजहाँपुर और वाराणसी। और अगर बस्ती की बात करें तो ये किसके अंडर का था? ये नगर पालिका परिषद के अंदर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1974 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है तो ये कहाँ है? ये कानपुर में है। और कब बना था? ये 1982 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में भौगोलिक क्षेत्र सही से क्या अवरोही घटते क्रम में लिखना है। तो पहले इसके कूट देख लो कि घटते क्रम में मतलब लास्ट में सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से होना चाहिए। तो सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? संत रविदास नगर। तो लास्ट में देख लीजिए, यहाँ संत रविदास नगर यहाँ दे रखा है, यहाँ शुरू में दे रखा है, यहाँ ये है दे रखा है। तो लास्ट में संत रविदास नगर। अगर कूट के हिसाब से भी करोगे तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। बाकी एक बार क्षेत्रफल भी डिस्कस कर लेते हैं। वाराणसी का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितना है? 1535 वर्ग मीटर। और गौतम बुद्ध की बात करें तो ये 1442 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। और बागपत की बात करें तो 1321 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। और संत रविदास नगर की बात करें तो 1055 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता 2001 से 2011 तक कितनी वृद्धि हुई? 11.45%। सही वृद्धि दर कितनी हुई थी? 11.41 थी, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली अंडर 11.41% आंसर हो जाएगा इसका। अगर इसकी बात करेंगे तो शिक्षा साक्षरता दर 2001 में कितनी थी? अगर 2001 की बात करें तो 56.27%। और अगर 2011 की बात करें तो 2011 में 67.68%। 2011 का याद करना हो तो 67.68। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है तो अगर सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र में क्या है? सोनभद्र में चूने के पत्थर फेमस है। ठीक है। और प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में क्या है? शीशे वाली बालू। ठीक है। ललितपुर तांबे के लिए फेमस है। और मिर्ज़ापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं किस जनपद में पाई जाती हैं? ये मिर्ज़ापुर और झांसी में पाई जाती हैं। मिर्ज़ापुर झांसी के साथ साथ ये सोनभद्र में भी पाई जाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कि मध्य गंगा नहर से कौन कौन से जनपद लाभान्वित होंगे। ठीक है, अगर मध्य गंगा नहर परियोजना की बात करें तो ये क्या है, ये बिजनौर जनपद के पास है। ठीक है, बिजनौर जनपद के पास गंगा नदी के एक बैराज निर्माण करके इसे कितना बनाया था, 115.54 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर के ऊपर ऊपरी गंगा नहर से मिलाया जाता है। तो इसमें आगरा तो आएगा नहीं, इसमें क्या आएगा, मथुरा, हाथरस और अलीगढ़ तो आ जाएगा, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो अगर बात करें तो और कौन कौन से देश, वो देश का नाम जनपद आ जाएंगे, तो हाथरस तो है इसमें, हाँ हाथरस हो गया। हाथरस के बाद फिरोजाबाद है पड़ोस में, फिरोजाबाद। ठीक है, बुलंदशहर, ठीक है, आदि जनपद प्रभावित होंगे। क्योंकि आगरा क्या है मैप में, आगरा मैप में थोड़ा नीचे है, इसके ऊपर फिर अलीगढ़ है। ठीक है, अलीगढ़, मथुरा मथुरा फिर अलीगढ़, तो ये सारे ही स्टेट आ जाएंगे, आगरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश होकर नहीं गुजरती। गंगा बिल्कुल गुजरती है, रामगंगा बिल्कुल बिजनौर में एंट्री करती है, रामगंगा। ठीक है, और यमुना भी करती है। झेलम कहाँ है, झेलम कहाँ की नदी है, ये झेलम जम्मू कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर के शेषनाग और बेरीनाग का उद्गम स्थल है। भारत में अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें झेलम की, तो ये कितनी है, 724 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही सुमेलित करना है, नगर देखने थे। लखनऊ को कौन सा है, हवाई अड्डा। लखनऊ में मौसी जी हैं, मौसी। ठीक है, अगर वाराणसी की बात करें, वाराणसी वास है बाबतपुर। और कानपुर की बात करें, कानपुर में सब चक्कर खा जाते हैं तो चकेरी है। और आगरा में खेरिया। ठीक है, लखनऊ में मौसी जी, वाराणसी में बाबतपुर, कानपुर में चकेरी, आगरा में खेरिया। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा बैठेगा, ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आला कहाँ का है, महोबा का, बिल्कुल ठीक है। रसिया बरसाना का, बिल्कुल ठीक है। कजरी मिर्जापुर का। और बिरभा कहाँ का है, ये बिरहा कहाँ का है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार बिरहा पूछा ही जाता है ज़्यादातर, पूर्वी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये कन्नौज कहाँ आ जाता है, कन्नौज मध्य यूपी में आता है, लखनऊ से भी वेस्ट की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया। ठीक है, लखनऊ की बात कर रहे हैं तो बिंदा दीन ने दिया था, उस्ताद दूल्हे खान ने भी दिया था, इलियास खान ने दिया था, मेहंदी भाई ने नहीं दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या मतलब है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। मतलब ऑप्शन बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोस्ट की सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है पर्यटकों की संख्या में वृद्धि नहीं। ये सस्टेनेबल की बात कर रहे हैं तो ये पारिस्थितिकी से रिलेटेड आ जाता है, जहाँ भी सस्टेनेबल लिखा हो। बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंध करना नहीं। सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए पर्यटन एंड पर्यावरण प्रबंधन करना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपाय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। लगान का विनियम बिल्कुल ठीक है, अवधि की सुरक्षा ये भी ठीक है, और पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा ये भी ठीक है। मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर पट्टेदारों सुधारों की पूरी अवधारणा की बात करें तो उसका उद्देश्य क्या, वास्तविक उद्देश्य कृषकों को अधिकार प्रदान करके उन्हें राज्य के प्रत्यक्ष संपर्क में लाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज कीमत को बढ़ाने का उद्देश्य है। ठीक है, किसानों को आकर्षक कीमत मिले नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि पीडीएस के सिस्टम में कीमत की बात कर रहे हैं। अनाज के उपयोग को नियंत्रित किया जा सके नहीं। इस योजना में निहित उत्पादन का भार, देखो देखिए, उत्पादन का भार कम कर सके, ये ठीक है। इस योजना से लाभ भी नहीं कमा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है, तो इनका निर्धारक कौन है, कृषि लागत मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग एवं कृषि कल्याण मंत्रालय एक संलग्न कार्यालय है। ठीक है, कृषि उपजों की कीमतों की सलाह देने के लिए इसकी स्थापना कब की गई थी, 1965 में। ठीक है, कृषि मूल्य आयोग की।
और 1985 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, ध्यान रखना कि 1965 में कृषि आयोग, उसके बाद कृषि लागत आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अब भारत के तेल की कीमतों का निर्धारण करती हैं? तेल की कीमतों का निर्धारण वर्तमान में तेल कंपनियां करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला में किस लिए प्रसिद्ध है? कांडला क्या पोर्ट इस जगह पर है, मतलब गुजरात के, अगर ये देखा जाए तो कांडला क्या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए है। तो ये कब इसका निर्माण हुआ था? 1965 में, कांडला गुजरात में। ठीक है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? निर्यात वस्तुओं के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोट बनाने उद्योग और उत्पादक केंद्र। जूट के सामान की बात करते हैं। जूट का सामान कहाँ मिलेगा? टीटागढ़ में, बिल्कुल ठीक है का चौथा। ठीक है, और रेशमी वस्त्र की बात करें, रेशमी वस्त्र कहाँ मिलते हैं सबसे ज़्यादा? हाँ, बेंगलुरु में। और ऊनी वस्त्र की बात करें तो वो कहाँ मिलेंगे? बहुत फेमस है ऊनी वस्त्र, लुधियाना, भदोही नहीं, लुधियाना। और ऊनी कालोइन मिलती हैं भदोही में। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा बैठता है। ए का चौथा और बी का तीसरा। हाँ, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, जूट का सामान टीटागढ़, रेशमी वस्त्र बेंगलुरु, ऊनी वस्त्र लुधियाना। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम 51 से 100 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं 50 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।